व्यष्टि तथा हिंदू अविभाजित परिवार की निवासी स्थिति पढ़ने के बाद अब आज हम पढ़ेंगे साझेदारी फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय की निवासीय स्थिति। साझेदारी फर्म तथा व्यक्तियों का समुदाय, जिसे AOP कहते हैं, निवास स्थान के आधार पर दो प्रकार के हो सकते हैं। साधारण निवासी, यदि साझेदारी फर्म या व्यक्तियों के समुदाय का प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतया या आंशिक भारत में स्थित है, तो उसे साधारण निवासी माना जाएगा। यदि प्रबंध एवं नियंत्रण गत वर्ष में पूर्णतः भारत के बाहर स्थित है, तो उसे अनिवासी माना जाएगा। फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय कभी भी असाधारण निवासी नहीं हो सकते हैं। अब कंपनी की निवासी स्थिति की बात करें तो कंपनी को भी निवास स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। साधारण निवासी वह कंपनी जो या तो भारतीय कंपनी है अथवा जिसके प्रबंध का प्रभावी स्थान POEM प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट पूर्णतः भारत में स्थित है, उसे भारत में साधारण निवासी माना जाएगा। लेकिन वह कंपनी जो भारतीय कंपनी भी नहीं है तथा जिसके प्रबंध का प्रभावी स्थान भी भारत में नहीं है, उसे अनिवासी माना जाएगा। कंपनी भी असाधारण निवासी नहीं हो सकती है। केवल व्यष्टि तथा HUF ही असाधारण निवासी हो सकते हैं। निवासी स्थिति जानने के बाद अब कर दायित्व का अध्ययन करेंगे। कर दायित्व, जिसे कर भार, इंसिडेंस ऑफ टैक्स अथवा कुल आय का क्षेत्र, स्कोप ऑफ टोटल इनकम भी कहते हैं, जिसमें अधिनियम 1961 की धारा 5 के अनुसार ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सी आय किन व्यक्तियों के लिए कर योग्य है। वे आय जो भारत में प्राप्त हुई है तथा भारत में अर्जित हुई है, वे सभी व्यक्तियों के लिए कर योग्य होगी, चाहे वह साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो, अनिवासी हो। ऐसी आय जो भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त मानी जाती है लेकिन अर्जित भारत के बाहर होती है, वह भी सभी व्यक्तियों के लिए कर योग्य होगी, चाहे वह साधारण निवासी हो, असाधारण निवासी हो, अनिवासी हो। इसी प्रकार वे आय जो भारत में उपार्जित अथवा उपार्जित मानी जाती है लेकिन प्राप्त भारत के बाहर होती है, वे भी सभी व्यक्तियों के लिए कर योग्य होगी। लेकिन वे आय जो भारत के बाहर ही प्राप्त होती है, बाहर ही अर्जित होती है, वे केवल साधारण निवासी व्यक्तियों के लिए ही कर योग्य होगी, असाधारण निवासी एवं अनिवासी के लिए कर योग्य नहीं होगी। वे आय जिन्हें भारत के बाहर ही प्राप्त किया जाता है, बाहर ही अर्जित किया जाता है, लेकिन जिनका संबंध भारत में स्थापित पेशे से या भारत से नियंत्रित व्यापार से हैं, वे साधारण निवासी के साथ साथ
असाधारण निवासी के लिए भी कर योग्य होगी। भारत में कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय सभी के लिए कर मुक्त होगी। इसी प्रकार भारतीय कंपनी से मिलने वाला लाभांश 10 लाख रुपए तक सभी व्यक्तियों के लिए कर मुक्त होगा। विदेश में कमाई गई वे आय जिन्हें गत वर्ष के दौरान भारत लाया जाता है, वे किसी भी व्यक्ति के लिए कर योग्य नहीं होगी। इस प्रकार निवास स्थान एवं कर दायित्व का आपसी संबंध स्थापित किया जा सकता है, जिसे सारांश के रूप में कह सकते हैं कि वे सभी आय जिनकी प्राप्ति या उपार्जन इन दोनों में से कोई भी एक घटना भारत में घटित होती या दोनों घटनाएं भारत में घटित होती है, वे सभी व्यक्तियों के लिए कर योग्य होगी, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। वे आय जो भारत के बाहर ही अर्जित एवं बाहर ही प्राप्त होती है, केवल साधारण निवासी के लिए कर योग्य होगी। वे विदेशी आय जिन्हें गत वर्ष से पहले भारत के बाहर उपार्जित किया गया था, लेकिन गत वर्ष के दौरान भारत लाया जाता है, वे किसी भी व्यक्ति के लिए कर योग्य नहीं होगी। भारतीय कंपनी द्वारा घोषित एवं वितरित लाभांश 10 लाख रुपए तक सभी व्यक्तियों के लिए कर मुक्त होगा। इसी प्रकार भारत में स्थित कृषि भूमि से होने वाली कृषि आय कर मुक्त होगी, चाहे साधारण निवासी हो, चाहे असाधारण निवासी हो, चाहे अनिवासी।